टेस्ट 8 करेंगे इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर का, है ना। एग्रीकल्चर वाला पार्ट हमारा चल रहा था, तो फर्स्ट नहीं करेंगे, काफी सिंपल है। क्रॉप इंश्योरेंस और फसल बीमा के फीचर्स पूछे हुए हैं बिल्कुल, है ना ये। तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। एक सेकंड, सेकंड भी नहीं, सेकंड भी सिंपल है, एक सेकंड पे। असेस द रोल ऑफ बूस्टिंग प्रोडक्ट हॉर्टिकल्चर, हाउ है। ठीक है, सेकंड करेंगे आप। असेस द रोल ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इन बूस्टिंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ हॉर्टिकल्चर फार्म्स, हाउ फार इट हैज सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। 15 मार्क्स, इसमें मार्क्स नहीं, 15 का है। देखो ये कैसे पहले, ये इसलिए बेसिक क्वेश्चन है, कहीं भी आ सकता है। रोल ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, है ना, आप यूज भी कर सकते हो। और उन्हीं डायमेंशंस में, भाई प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में, फार्म की इनकम में, ये इसके फायदे हैं। प्रोडक्शन भी बढ़ाई, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ाई। तो कैसे, पहला तो इसने एरिया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर ही जब उसको पुश मिला, तो जो आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उसके अंदर एरिया बढ़ने लगा। और इसका आप एग्जाम्पल दोगे, लिख भी सकते थे पर मैंने ग्राफ डाला है ना। तो ये आपको करना है इकोनॉमिक्स पेपर के अंदर। भाई 2004 के अंदर जहाँ पे हॉर्टिकल्चर के अंदर एरिया जो था इन मिलियन हेक्टेयर, वो अराउंड 16.5 मिलियन हेक्टेयर था। वो यहाँ पे चाहे बीच में एनएचएम भी लिख सकते हो, एनएचएम के पुश के कारण अब वो कितना हो गया, 35 मिलियन हेक्टेयर बाय 2024। ऐसे आपको शो करना होता है, ये मॉडल आंसर में नहीं है, मेरे को अभी लगा मैंने बना दिया। तो ऐसे आपको डायग्राम से फिर डाइवर्सिफाइड आती है, आपके आंसर में डाइवर्सिफिकेशन आती है। मैंने पहले ही बताया था इकोनॉमिक्स को जब टेस्ट स्टार्ट हुए थे कि ये डायग्राम, मैप, ग्राफ आप बनाने हैं आपको। सेकंड आप बताओगे एनहेंस प्रोडक्टिविटी थ्रू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए और टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, जैसे कि पॉली हाउसेज, शेड नेट्स, माइक्रो इरिगेशन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये सब टेक्नोलॉजी और हाई जो यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करके क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। प्रोडक्टिविटी किस, अब एग्जांपल डाल दो, बनाना, पोमीग्रेनेट, 2 दिन लिख दो ऐसे ही, गवावा हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड। फिर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर वेयर हाउस बनाए गए, ग्रेडिंग यूनिट्स बनाई गई। तो उससे क्या हुआ, आपका पोस्ट हार्वेस्ट जो वेस्ट था वो कम हुआ, उससे फिर इनकम बढ़ेगी, है ना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोल्ड चेन, ग्रेडिंग यूनिट्स, ठीक है, प्रोसेसिंग, आपकी जो फैसिलिटीज थी वो सब बनाई गई अंडर द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इट रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, लॉसेस कम हुए। फिर नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इसमें एग्जांपल हायर इनकम एंड रिस्क मिटिगेशन। तो एक पर्टिकुलर, पहले सीरियल्स के ऊपर डिपेंड रहते थे फार्मर्स, अब क्रॉप डाइवर्सिफाइड हुई। और ये एग्जांपल देखिए, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में जब ये डाइवर्सिफिकेशन हुआ, जहां पे फार्मर ने शिफ्ट किया फ्रॉम सीरियल्स टू हॉर्टिकल्चर, तो वहां पे क्या हुआ, देयर इज अ हायर रिटर्न, तो उनको ज्यादा हायर रिटर्न मिला। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से क्रॉप भी इंप्रूवमेंट होती है ना, सॉइल इंप्रूवमेंट होती है। स्किल डेवलपमेंट, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर उन फार्मर्स को क्या सिखाया जा रहा है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, नर्सरी कैसे बनानी, वो सब सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी स्किल भी इंप्रूव हुई है, एक स्किल डेवलपमेंट का। क्योंकि हमने एक पॉइंट डाला था कैपेसिटी बिल्डिंग में, बोलता हूँ बार बार, तो उसमें तो यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग किसकी हुई है, फार्मर्स की। तो अगर वो पहले वाले पॉइंट्स रोज तुम एक एक लर्न करते जाओगे तो भी आप आंसर बना लोगे अपना। एक इसमें डाला नहीं पर मेरे को अब दिमाग में आ गया, एक पॉइंट में क्या बोलता हूँ आप लोगों को, डिजिटल वाला, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट चमन डालो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर, तो आप डिजिटल से यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, कितनी लॉसेज है, प्राइस रियलाइजेशन कर सकते हो। तो डिजिटल वाला पॉइंट भी डाल सकता था इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, बूस्ट एक्सपोर्ट्स। जब हम इतना उगाने लग गए, पोमीग्रेनेट, मैंगो, ये सब, तो इनसे हमारा एक्सपोर्ट से बूस्ट हुआ। तो ये सब आपको लिखने थे। बाकी और देख लेते हैं, इनकम और कैसे बढ़ाई है। जब हम लगातार करते हैं चीजें तो हमें याद आती रहती है एक के बाद, जैसे अभी एकदम से याद आ गया अपने को, डिजिटल वाला आ गया, कैपेसिटी बिल्डिंग का आ गया, ग्राफ बनाना था वो आ गया। वो रेगुलर प्रैक्टिस से ही आती है सारी चीजें, ये सब कर लिया अपन ने। अब अचीवमेंट्स इन इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन रीच 355 मिलियन टन 2024-25, सरपासिंग द फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर सेवरल consecutive ईयर्स। तो इतना ज्यादा बढ़ गया हमारे उससे। अभी फार्मर इनकम फ्रॉम हॉर्टिकल्चर एस्टिमेटेड टू 3 to 4 टाइम्स हायर पर हेक्टेयर कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्रॉप। एक हेक्टेयर में आप देखोगे, एक में आप ट्रेडिशनल क्रॉप्स लगाओ और एक में लगाओ आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप, तो आपकी जो इनकम आएगी 3 to 4 टाइम्स ज्यादा आएगी। और ये किसकी है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा, ठीक है। सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश हाईलाइट द इनकम एनहेंसमेंट थ्रू कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक ग्रेप्स, फ्लावर्स एंड एक्सोटिक वेजिटेबल। ये बात कर रहे थे हम, हाई वॉल्यूम से कहां पे जाना है, हाई वैल्यू पे। सीरियल्स क्या है, हाई वॉल्यूम, हमें कहा जाना है हाई वैल्यू पे। तो ये हाई वैल्यू क्रॉप्स है, ये वर्ड यूज होना था।
Horticulture contribute to agriculture GDP stands at over 33% despite covering only 17% of the cropped area. इतने कम एरिया में ज्यादा वो आपको इनकम दे रहा है, ठीक है। 17% एरिया कवर करता है, पर आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कितना करता है? 33% एग्रीकल्चर जीडीपी में। अब चैलेंजेस क्या है? रीजनल इंबैलेंस है, कुछ ही एरिया है जो हॉर्टिकल्चर के अंदर डेवलप हो रहा है, कुछ ही एरिया को कवर किया है, बेनिफिट किया है। स्मॉल होल्डर कॉन्स्टेंट्स, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हर कोई नहीं कर पाता टेक्नोलॉजी और उसके अंदर। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अभी भी है, ठीक है। मार्केट फ्लक्चुएशन एंड प्राइस वोलेटिलिटी, एकदम से वो पेरिशेबल है, खराब हो जाता है, प्राइस वोलेटिलिटी आती है ना। कॉब वेब फिनोमिना एक बड़ी यूज होता है यहाँ पे, जो कॉब वेब फिनोमिना आता है ग्रेप्स में कई बार देखा जाता है, कॉब वेब फिनोमिना, ठीक है। लिमिटेड क्रेडिट एसेस एंड इंश्योरेंस कवरेज, तो इनकी इंश्योरेंस कवरेज लिमिटेड है ना, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती है हॉर्टिकल्चर में, और लिमिट हो गया, ठीक है। अब करना क्या चाहिए? एक्सपेंड नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन टू द अंडर सर्व्ड रीजन लाइक नॉर्थ ईस्ट, रेनफेड एंड ट्राइबल एरिया, तो बाकी एरिया में आप इनको एक्सपेंड करो। स्ट्रेंथन एफपीओस, ये एक पॉइंट आप डालना है फॉरवर्ड में, एफपीओस को स्ट्रेंथन करना है आपको। स्ट्रेंथन एफपीओस फॉर बेटर एग्रीगेशन, वैल्यू एडिशन एंड मार्केट एक्सेस। एफपीओ के बारे में अच्छे से पढ़ लेना इस बार, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ना। ये अगर सब एक साथ, एक मान लो एक गांव, एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। एक प्रोसेस पूरा करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, फिर वो पैक होता है, प्रॉपर भेजते हैं। एक ही फार्मर, वो सारे फार्मर्स क्या करते हैं, एक जैसी क्रॉप उगाएंगे, वहां पे पूरा डिसाइड होता है कि कहाँ से कैसे करना है। एक पूरी प्लानिंग से एग्रीकल्चर करते हैं एफपीओ के अंदर। तो एफपीओ का काफी बड़ा रोल है एग्रीगेशन में, इकट्ठा करने में, वैल्यू एडिशन में और मार्केट एक्सेस में। आप अकेले लेके जाओगे अपना सामान तो मार्केट एक्सेस नहीं मिलेगा, पूरा आप एफपीओ के थ्रू जाते हैं, पूरे ऑर्गेनाइज होता है वो, है ना। सोसाइटी के अंदर भी रजिस्टर होता है और कंपनीज के अंदर भी रजिस्टर होता है एफपीओ, कोऑपरेटिव्स के अंदर भी होता है, ठीक है। प्रमोट डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जैसे ई नैम हो गया फॉर द ये इंटीग्रेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, तो ई नैम के अंदर इसको भी इंक्लूड करो हॉर्टिकल्चर को। एनहेंस क्रेडिट इंश्योरेंस, ये सब करना है। इन्वेस्ट इन रिसर्च ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप थ्रू आईसीएआर एंड स्टेट, और रिसर्च में और इन्वेस्ट करना है, ठीक है। थर्ड तो सिक्किम का है ऑर्गेनिक का, वो नहीं करेंगे, करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ इसलिए करवा रहा हूँ कि कभी कोई पर्सनैलिटी का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे डील करोगे उसको। हाउ वाज इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इन द फील्ड्स ऑफ वाटर इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर साइंस रिस्पेक्टिवली। करो इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताओ। 15 मार्क्स 11 मिनट्स। देखो इस क्वेश्चन में आई थिंक जो दिक्कत आ रही थी वो थी पॉइंट जनरेशन की, क्योंकि हमें एक दो पॉइंट तो पता होता है, तीन चार पॉइंट कैसे उनके बारे में लिखे, बस वो चीज देखनी है हमें कैसे करना है उसको लिखना। तो ऐसे कोई भी अगर आएगा साइंटिस्ट या स्कॉलर तो उसके बारे में आप कैसे लिखोगे? थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन में दोनों का कंट्रीब्यूशन बताओगे नेशन बिल्डिंग में, है ना। फिर आप बताओगे, पहले देखते हैं विश्वेश्वरैया का कंट्रीब्यूशन वाटर इंजीनियरिंग एंड इट्स बेनिफिट टू इंडिया। अब वाटर से रिलेटेड जितने भी डायमेंशन हो सकते हो वो आप लिख सकते हो, जैसे रिजर्वायर हो गया, कैनाल इरिगेशन हो गया, फ्लड मैनेजमेंट हो गया, ये सभी डालने थे इनके, ठीक है। वाटर यूज एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है वो ही करेंगे। अब वो जनरल पॉइंट हो गए, कोई उसमें एग्जांपल डाल देगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा, उन्होंने बनवाया था बस। तो पहला पायनियर वर्क इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, एडवोकेटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्केल डैम्स, रिजर्वायर फॉर इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रिंकिंग वाटर। फिर ये स्पेसिफिक एग्जांपल होगा कृष्णराज सागर डैम, built in 1931 under his leadership in Karnataka. It became Asia's one of the largest irrigation project, transforming agriculture and providing drinking water to Mysore and Bengaluru. ये स्पेसिफिक एग्जांपल होगा। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर यूज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडवोकेसी फॉर साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट, ये चार पॉइंट आप इनमें लिख सकते थे। स्वामीनाथन जी का देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन तो सबको याद रहेगा, एक है ना, एक हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स, ये उसके बाद क्या पॉइंट लिखने हैं वो देखते हैं। तो पहला तो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, वो सब बता देना, हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स, अचीविंग नेशनल, उससे नेशनल फूड सिक्योरिटी आई, कितना हमारा वीट का प्रोडक्शन बढ़ा 11 मिलियन से 100 मिलियन टन, जो भी उसका बता सकते हो आप, 10 टाइम्स अराउंड। फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये करना है अब। ग्रीन रेवोल्यूशन वाली बात खत्म, हाइल्डिंग वैरायटी खत्म, अब इंस्टीट्यूशंस की बात करो, कैसे उन्होंने इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए, कैसे उन्होंने नॉट ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात की बट एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात की, जहां पे उन्होंने एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात की, मिलेट्स की, पल्सेस, इनकी कल्टीवेशन करने के लिए कहा उन्होंने। कैसे उन्होंने फार्मर के बेनिफिट के लिए, जो कमीशन के चेयरमैन थे तब, उन्होंने C+2 जो फॉर्मूला दिया था वो वाला, तो वो सब बातें आपको बतानी, डायमेंशंस, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इनमें देख लेना। एडवोकेसी फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर,
ठीक है, एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात की थी, प्रोडक्टिविटी विद एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, प्रमोशन ऑफ मिलेट्स, पल्सेस, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब फार्मर सेंट्रिक में एमएसपी C2+50% के लिए कहा उन्होंने, और ये सब उन्होंने रिकमेंडेशन की थी फार्मर के बेनिफिट के लिए। अब उनकी ओनर टू वे फॉरवर्ड टू ओनर देयर लेगेसी, कैसे आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो सब आप इसमें वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। ठीक है, जिसमें आपने एक दो बातें और, ये अच्छी बात है कि एंश्योर इंटीग्रेटेड वाटर और एग्रीकल्चर, वो वाटर से रिलेटेड थे, ये एग्रीकल्चर से थे, तो एक इंटीग्रेटेड वाटर और एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाओ ताकि आपका क्या रहे, वाटर कन्वर्जेंस हो फॉर द लॉन्ग टर्म फूड एंड वाटर सिक्योरिटी। ऐसे एक दो, अगर वे फॉरवर्ड में लिखना तो इन्हीं में से 2-3 पॉइंट करके कंक्लूड कर देना उसको। हाँ हाँ हाँ, इनकी क्या इम्पैक्ट पड़ा कंट्री के ऊपर, तो वो ऊपर से लिखा है फूड सिक्योरिटी आई, तो वो इम्पैक्ट है, अलग से भी लिख सकते हो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर लिख देना वाटर सिक्योरिटी, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी, है ना, दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जो आप अलग से क्वेश्चन भी आ सकते हो और वैसे यूज भी कर सकते हो। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो गया, है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए इनके बारे में। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हो गया, कभी भी इनसे आ सकता है। लिखो, व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हाउ इज इट हेल्पफुल फॉर टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। 10 मार्क्स, 7 मिनट स्टार्ट। देखो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज अ होलिस्टिक एग्रीकल्चर अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स, इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सब इंटीग्रेट कर दिया आपने, क्रॉप्स उग रही हैं, हॉर्टिकल्चर उग रहा है, बी कीपिंग, सिल्क वॉर्म, कुछ भी लगा लो, डेयरी, सब इंटीग्रेट करके, दैट इज अ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फिशरी, पोल्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, बी कीपिंग एंड वैल्यू एडिशन टू एंश्योर एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिस्क मिनिमाइजेशन एंड इनकम डाइवर्सिफिकेशन, ये 3 वर्ड आने थे। जैसे पहले आया था प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, फार्मर इनकम, वो यहाँ भी लग जाएंगे, सब बढ़ेगा, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, फार्मर इनकम। उसके बाद ये वर्ड और आगे, ये सब एग्रीकल्चर के कीवर्ड्स हैं जो आपको यूज करने हैं। रिसोर्स और एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिस्क मिनिमाइजेशन या रिस्क मिटिगेशन, इनकम डाइवर्सिफिकेशन, ये सब आप देखो क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, वो मेरे डायग्राम बना सकते हो, क्रॉप हेल्थ प्रोटेक्शन, ये सब। अब देखो फीचर्स क्या है इसके। रिसोर्स रिसाइकलिंग, एक रिसोर्स आपने यूज किया मान लो, ठीक है, जैसे मान लो आपने क्रॉप काटी, उसका जो बच गया वो भूसे की तरह यूज कर लिया, आपके फोडर की तरह, फोडर फिर एनिमल वेस्ट हुआ, उसको कैसे कर लिया, मैन्योर की तरह। तो वेस्ट रिसाइकलिंग एंड यूसेज होता है इसके अंदर, इसलिए फायदा होता है इसमें एफिशिएंटली। मल्टी, इवन जो फिश के अंदर, पॉन्ड के अंदर जो निकलता है उनका वेस्ट, उसको ही मैन्योर की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। मल्टी एंटरप्राइज अप्रोच, अलग अलग चीजें होती है, क्रॉप प्लस डेयरिंग, क्रॉप प्लस पोल्ट्री प्लस फिशरी, तो मल्टी एंटरप्राइज होता है, नॉट ओनली क्रॉप्स पे डिपेंड नहीं होते, मल्टीपल चीजें होती है। थर्ड, सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस, क्योंकि एक के रिसोर्स दूसरे में जो है मिनिमम, है ना, बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, प्लस एक क्रॉप फेल होगी तो दूसरी बच जाती है, क्रॉप फेल होगी तो पोल्ट्री से पैसा आता है, तो क्या हो रहा है, रेजिलियंस। हाँ, तो रेजिलियंस बढ़ता है और सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक वाइबिलिटी, डाइवर्सिफाइड हो जाती है इनकम, तो इकोनॉमिक वाइबिलिटी बढ़ जाती है उस फार्म की। तो ये तो इसके फीचर्स है, क्योंकि मान लो अभी क्रॉप नहीं होगी तो पैसा कहां से आ जाएगा आपका, लाइव स्टॉक से आ जाएगा, डेयरी से आ जाएगा। एंश्योर रेगुलर इनकम थ्रू मल्टीपल सोर्सेज रादर देन सीजनल डिपेंडेंस ऑन वन क्रॉप, ये फायदा है। अब आईएफएस हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर कैसे, एक तो इनकम बढ़ती है, इनकम ऑगमेंटेशन एंड रिस्क रिडक्शन, ये डेटा मैंने सारा दे रखा है इसको, ये सब बच्चे लिखेंगे, इसके अंदर का डेटा जो आप लिखोगे तो आंसर बढ़ेगा आपका। और इसमें भी नंबर ऑफ पॉइंट्स कौन ज्यादा लिखेगा वो बात है। तो एक तो पहला हो गया इनकम एगमेंटेशन, दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, थर्ड हो गया न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि एग, हनी सब कुछ अवेलेबल है ना, तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, मिल्क, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कॉस्ट रिडक्शन, एनहेंस क्लाइमेट रेजिलियंस जो हमने बात की थी उसकी, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स होंगी तो। अब इसमें अपने एग्जांपल दे दिया, इन द ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल्स विद लाइफ स्टॉक एंड एग्रो फॉरेस्ट्री हैव इंप्रूव्ड रेजिलियंस। तो इनसे आपने पर्टिकुलर केस स्टडी दी बुंदेलखंड रीजन की, वहां पे क्या क्या किया आपने, लाइफ स्टॉक यूज किया, क्रॉप्स भी लगा दी और एग्रो फॉरेस्ट्री भी कर दी, तो उससे भी। सॉइल हेल्थ और एनवायरमेंटल बेनिफिट, क्योंकि मोनोक्रॉपिंग नहीं है, डाइवर्सिफाइड है, मैन्योर यूज हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी के कुछ पार्ट यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्रॉप आपकी सॉइल की हेल्थ और एनवायरमेंट बेनिफिट होगा। बेटर मार्केट लिंकेज थ्रू वैल्यू एडिशन, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग की बात भी की थी आईएफएस के अंदर, तो वैल्यू एडिशन होता है, बेटर मार्केट लिंकेज होते हैं, क्योंकि आप ये नहीं बेच रहे तो कुछ और बेच रहे हो, काफी चीजें बेच पाते हो आप उसमें।
IFS encourage on farm processing like dairy products, वर्मी कंपोस्ट, मशरूम कल्टीवेशन एक्सेट्रा, एनहांसिंग फार्मर इनकम। फिर आपने दो केस स्टडी, एक तमिलनाडु की दी आप, जहां पे कावेरी डेल्टा में वो लोग क्रॉप प्लस फिश प्लस पोल्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन लेड टू 40% इनकम एनहांसमेंट, ऐसे बता दिया आपने। उड़ीसा के ट्राइबल एरिया में देखा गया आईएफएस विद बैकयार्ड पोल्ट्री, वेजिटेबल एंड गोट रियरिंग इंप्रूव द न्यूट्रिशन एंड इनकम सिक्योरिटी, ये केस स्टडी होगी। फिर भी चैलेंजेस है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है कैसे करना है उस चीज को। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं पॉन्ड बनाना पड़ता है ना, कुछ तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। मार्केट एक्सेस एंड वैल्यू चेन गैप्स है, लैक ऑफ मार्केट लिंकेज फॉर पेरिसेबल आईएफएस प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, वेजिटेबल, फिश, तो कई बार खराब हो जाता है वहां पे प्रॉपर अगर मार्केट ना हो तो। लैंड फ्रेगमेंटेशन है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है। अब करना क्या चाहिए आपको, एक्सटेंशन सर्विस हमने बताया था, और कैपेसिटी बिल्डिंग फार्मर्स की, ठीक है। और क्या करोगे, एग्रो इकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप अलग करो, जो भी रिक्वायरमेंट है वहां की वैसे करो, है ना। क्रेडिट करो, सब्सिडी करो, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू एडिशन सपोर्ट दो फार्मर्स को, एग्रो इकोलॉजिकल जोन स्पेसिफिक प्लानिंग हो, और कन्वर्जेंस विद द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे मनरेगा से पॉन्ड खुदवा दो उनसे, तो वो सपोर्ट कर जाएगा उनको फार्मर्स को, ऐसे कन्वर्जेंस कर दो डिफरेंट स्कीम्स का, ठीक है। मनरेगा फॉर पॉन्ड कंस्ट्रक्शन, फॉर्डर डेवलपमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर टू सपोर्ट आईएफएस, ऐसे करो, ठीक है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो गया आपका। तो ऐसे में एग्रीकल्चर के सारे कर लेंगे लगभग 7 8, 2 टेस्ट और बचे तो लगभग डिफरेंट टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे उससे। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 7, ई टेक्नोलॉजी का। अब ये सीधा लिखा हुआ ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, सिलेबस का पार्ट है सीधा। क्वेश्चन 7, हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक्सप्लेन। सीधा सिलेबस की लाइन उठाइए, सिलेबस में लिखा हुआ है साफ साफ, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, ये क्वेश्चन आ गया 2023 में आया, लेटेस्ट है। और तो ये नहीं है कि यूपीएससी सिलेबस से नहीं पूछा, सिलेबस से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए। अभी इस टेस्ट खत्म होएगा, याद ला देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बता दूंगा मैं, जीएस 3 के जो है ना वो कर देंगे आपको। पहले तो आप बताओगे कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम ई टेक्नोलॉजी। दूसरा कि जितने भी आपके इसके बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज उनको कर लो आप। बैकवर्ड लिंकेज में क्या आएगा, सॉइल, फर्टिलाइजर, ये सब है ना। फॉरवर्ड लिंकेज में जो भी आ रहा है, चाहे एफपीओ आ गया, कोऑपरेटिव्स आ गया, मार्केट आ गया, फूड प्रोसेसिंग आ गया, ये एक स्ट्रक्चर बन जाता कि बैकवर्ड लिंकेजेस में कैसे हम ई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हर एक कंपोनेंट में, और फॉरवर्ड लिंकेज में कहाँ कर रहे हैं। तो ये ऐसे स्ट्रक्चरिंग जब हम करते हैं दिमाग में, तब हम ज्यादा पॉइंट और बेटर तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं, और वही डायग्राम बन जाता है एक, ई टेक्नोलॉजी एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड लिंकेज में यहाँ पे, फॉरवर्ड लिंकेज यहाँ पे, उसको फिर एक्सप्लेन कर दो विद केस स्टडीज। तो ये हर एक क्वेश्चन को समझो तुम कैसे उसको बेटर प्रेजेंट कर सकते हो, वो दिमाग एक सेकंड दो बस। और मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे अभी मैंने पढ़ा तो नहीं, पर जैसे मैं इस पे गया तब मेरे को स्ट्राइक कर गया कि कैसे करना है। तो वो एक, अगर तुम इन्वॉल्व रहोगे तो मॉडल आंसर में ऐसा नहीं दे रखा, लेकिन जो ये तुम्हारी खुद की प्रोसेसिंग होती है दिमाग के अंदर, कैसे मैं इस एक, मतलब इतना एफर्ट कर लो कि कैसे मैं अपने कंप्यूटर से 1 नंबर अच्छा लाऊं, बस इतना सोचना है आपको। तो उसके लिए मैं क्या एफर्ट करूं, तो जब वो दिमाग में लाओगे तो तुम्हारा दिमाग घूमेगा इधर उधर उधर, अपने आप तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अब मैं भी ये आंसर डिस्कस करने से पहले सोच रहा था मैं इसको और कैसे बेटर कर सकता हूँ, तब मेरे दिमाग में यार मैं इसको ऐसे ऑर्गेनाइज कर देता हूँ वो बेटर हो जाएगा। ये तुम्हें सोचना है, बस हमें थोड़ा सा सोचना है कि इस क्वेश्चन में 1 नंबर कैसे अच्छा लाऊं, तब वो तुम्हारा दिमाग चलेगा और तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें 3 बातें जो इंपॉर्टेंट है। ई टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टूल लाइक्स, ये स्टार्टिंग वाली कि हम किन किन बाद में बात करेंगे, मोबाइल एप्स की बात करेंगे। तो एग्जांपल आप कौन कौन सी, जो भी आपको मोबाइल एप्स पता है एग्रीकल्चर की वो डालनी थी। इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स या पोर्टल्स जो हैं उनकी बात करोगे आप। जीआईएस की बात करोगे, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से कैसे यूज कर रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे कर रहे हो। एंड आईसीटी सॉल्यूशंस टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मार्केटिंग, और फिर लिख दो प्रोडक्टिविटी, है ना, प्राइस रियलाइजेशन, कुछ भी 3 4 जो बातें हमने देखी वो सब बातें तुम्हारी कॉमन होगी, इसलिए वो कॉमन वर्ड्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। अब देखो रोल ऑफ ई टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ ई टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। पहला तो क्या होता है, असेस टू टाइमली एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एडवाइजरीज होती है, कब कोई डिजीज फैल रही है, कोई वेदर को रिलेटेड, कोई रेनफॉल से रिलेटेड है, ड्राउट आ सकता है, तो एडवाइजरीज मिल जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल, किसान सुविधा ऐप प्रोवाइड वेदर, मार्केट प्राइस एंड पेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरीज, ऐसे आपको एग्जाम्पल देने थे। फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड स्मार्ट फार्मिंग, ठीक है, यूज ऑफ ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, सेंसर्स का यूज कर सकते हो आप। फिर एग्जाम्पल दो आप, फिर सॉइल में कैसे यूज करोगे,
फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंश्योरेंस असेस में कैसे यूज करोगे, क्योंकि इंश्योरेंस भी पार्ट है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स का, क्योंकि यहाँ भी आपको दो तीन फैक्टर याद रखने हैं, है ना। पहला कौन सा था आपका, ये होता है ना इंस्टीट्यूशनल फैक्टर के अंदर, एक तो लैंड रिफॉर्म्स आता है, तो वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है, बैंक्स आते हैं, और ये सब आपके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स, और एक होता है इंस्टीट्यूशनल। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके आएंगे सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, ये मैं ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं बेसिक ना। और इधर क्या आता है इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशन में आएंगे क्रेडिट, ये सब जो इंस्टीट्यूशन का पार्ट है आपका, और इंश्योरेंस, ये सब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स है। उनमें आप देखो ये भी तरीका था इस आंसर को डिवाइड करने का। डिजिटल मार्केट असेस एंड प्राइस रियलाइजेशन थ्रू ई नैम, प्रमोशन ऑफ एफपीओस डिजिटल की हेल्प से, डिजिटल प्लेटफॉर्म हेल्प एफपीओस इन एग्रीगेटिंग प्रोड्यूस, उनसे वो कनेक्ट कर सकते हैं किसके पास कितना मटेरियल पड़ा है, तो एग्रीगेटिंग में हेल्प करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। डायरेक्ट टू कंज्यूमर डी टू सी प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट बेच सकते हो अपना आप सामान, ठीक है। केस स्टडी बताओ ई नैम की सक्सेस, किसान कॉल सेंटर की सक्सेस, डिजिटल एग्री स्टेक जो पायलट पे चल रहा है, ठीक है। ये रोल ऑफ आईसीटी इन एग्रीकल्चर, एक डायग्राम हो गया कैसे कैसे, है ना आपका, है ना, इसको देख लेना, डिजास्टर मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में होगी। अब देखते हैं लिमिटेशन, आपको पता ही है, डिजिटल डिवाइड है, लो डिजिटल लिटरेसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है डिजिटल, है ना, लैंग्वेज और रीजनल बैरियर्स हैं। करना क्या चाहिए, रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ, भारत नेट प्रोजेक्ट है, स्ट्रेंथन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम टू एनहांस डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, प्रमोट रीजनल लैंग्वेज इंटरफेसेस, एग्री टेक सॉल्यूशंस, पोस्टर पीपीपी करो, ठीक है, एंश्योर रोबोस्ट डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क फॉर फार्मर्स अंडर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ताकि उनका डेटा मिसयूज ना हो, है ना। इंटीग्रेट ई टेक्नोलॉजी विद द गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना एंड ई नैम फॉर द होलिस्टिक इम्पैक्ट, ये देखना, ठीक है। इसी मंथ या लास्ट मंथ एक और स्कीम लॉन्च की है, ये होलिस्टिक फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वो देख लेना स्कीम एक, है ना, मैगजीन में दे दूंगा इस बार वाली में, लेकिन वो एक और होलिस्टिक स्कीम हुई है लॉन्च, आपकी किसमें नाम मेरे दिमाग नहीं आ रहा अभी, याद है किसी को, एग्रीकल्चर के लिए किस, नहीं नहीं अभी पिछले मंथ ही आई है, पीएम किसान जैसे है ना, ऐसे एक होलिस्टिक हुआ है, ये पूरे एग्रीकल्चर को उन्होंने सब्स्यूम किया है। मैंने डलवा दी थी ग्रुप में, तो उससे मैगजीन में तो मतलब कि पर आ जाएगी, मैं बता दूंगा आपको, वो एक देखनी है अपने को। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक्सप्लेन, अभी बता देता हूँ मेरे को देख के, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस दैट टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, हाउ these revolutions have helped in poverty alleviation and food security in India. 15 marks, 11 minutes start. Question number 8. फिर प्राइम मिनिस्टर धन धन्य कृषि योजना, धन धन्य, ये होलिस्टिक स्कीम है, सर ठीक कह रहे थे आप, अनाउंस इन बजट 2025-26 बजट में आई थी, धन धन्य है। नहीं अब तो वही है, अब ये मेरे को याद आ गई, एक दो ही आ सकती है, हर एक सेक्टर में ज्यादा नहीं है। अब ऑलरेडी पे फोकस करो, अब नया का इतना वो नहीं है। चल जाएगा, मतलब कोई दिक्कत, अगर डाल दी तो ठीक है ये। अब एग्रीकल्चर में को याद आ गए, क्योंकि देख, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर धन धन धन्य कृषि योजना, इट मर्जेस 36 स्कीम्स फ्रॉम 11 मिनिस्ट्री, तो उन सबको मर्ज करके होलिस्टिक स्कीम आई है, इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट थी बस ये, जैसे समग्र शिक्षा आई थी वैसे इसकी आ गई हमें। अरे मोबाइल थोड़ी जाएगा वहां तेरे साथ, अपना दिमाग लगाओ, मोबाइल घर जाके देखना मोबाइल को। लास्ट क्वेश्चन है ये, पेशेंस का भी टेस्ट है यहाँ बैठना, ये नहीं आता तभी बैठ के रखो। अच्छा, महेश का दौड़ रहा है तो लिख रहा है करो, लिखना ही है, वहां पे भी ऐसा होगा, एग्जाम लिखोगे ना दिमाग नहीं चलेगा, तब उसी तब भी आदत डाल लो कि नहीं चलता तब भी क्या लिखूं, ये प्रैक्टिस तो हो रही है। अब जो बच्चे घर पे बैठे लाइब्रेरी बैठे उनको तो लग रहा है सब अच्छा हो जाएगा एग्जाम में, तुम्हें पता है एग्जाम में क्या दिक्कत आती है, तो तुम वही प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज को। तो जैसे भी आ रहा लिखो, सोचो, उसको ओवरकम करो, कर, करना तो ही है। अच्छा हाँ, वही ना मेरा, ऐसे होगा, मेन से मान लो एक पेपर खराब हो गया हमारा, तब भी हम अगला देना ही है ना, वही है। तो सब चीज इसमें डील ही करनी।
जितना प्रॉब्लम से तुम फेस करके बाहर निकल जाते हो उतने स्ट्रोंग हो जाते हो अगली बारी के लिए। वो करना ही करना पड़ेगा फेस, फिर वो प्रॉब्लम तुम्हें कभी बॉक डाउन नहीं करती। मैंने भी जब PYQ स्टार्ट किया था सोच रहा था होएगा नहीं होएगा, कैसे होएगा, हो ही गया पूरा। अब अगली बार थोड़ी करा देंगे ऐसे ही हमको। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही किया था PYQ। चैलेंज भी था, चारों पेपर करवाने, मैंने केस स्टडी सब करवाना। पर जैसे इसको कंप्लीट हो जाएगा कोर्स तो ठीक है फिर। ऐसे जो भी तुम्हें लगता है प्रॉब्लम है उसको कर लोगे सर पास, तो फिर स्ट्रोंगर इमर्ज होते हो तुम। बात ये नहीं थी करवाना, बात है डेली करवाना। वो डेली चैलेंज है करना। डेली वो रूटीन पहले पढ़ना बनाना, तुम्हें भी वो डेली, मेरे लिए भी डेली है, तो डेली अपने आप को करना है। अच्छा, ले लेना मेरे से और। चलो अब देख, खुशी है कम से कम एक कॉपी खत्म होगी। ये तो होगी, एक हुई अभी। ऐसे 4 5 रजिस्टर खुद से लिखे हाथ से, वो अचीवमेंट है अपना। 99% बच्चों को लिखे नहीं होंगे। एक दो टेस्ट लिखते हैं फिर भूल जाती है, इतना रेगुलर कोई नहीं करता। करेंगे तो बस रोज MCQ सोल्व करेंगे 20। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। मैं देखता हूँ कई बच्चों के शेड्यूल, सर MCQ करते हैं रोज 20। क्या कर ठीक करता है MCQ। आंसर राइटिंग तो वो अगले साल, मतलब कि अगले जन्म में जाएंगे, इस जन्म में तो MCQ करेंगे बस। ये पहले प्री होएगा, नहीं हो जाएगा तो ठीक है यार, प्री तो हो गया, अगली बार देख। चलो भाई। पर वो बच्चे जिनको पेपर कंप्लीट क्लियर करना है वो लिख रहे हैं रोज, वो लिखेंगे भी, वो लिखना ही पता है। उनके पास ऑप्शन नहीं है। इस बार भी मान लो UPSC का मेंस आएगा, आप देखना जो रिजल्ट आएगा वो बच्चे लिख ही रहे हैं जो लगातार, मैंने उन्हीं का होना सिलेक्शन। बाकी तो बस भीड़ का पार्ट है। ये देखो, ये मैंने इसलिए करवाया, ये कोई इंडिविजुअल रेवोल्यूशन भी आ सकता है और इन रेवोल्यूशन को तुम यूज भी कर सकते हो, है ना। तो आप बताओगे कौन कौन से रेवोल्यूशन है, टेबल से बना लो या वैसे भी कर लो। ठीक है, कुछ लोग और इनोवेट कर सकते हैं, इसमें मैप बना के दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये रेवोल्यूशन ज्यादा चला, यहाँ पे ये रेवोल्यूशन ज्यादा चला, यहाँ पे ये। इस तरीके से आप एक मैप का पार्ट भी यूज कर सकते थे, बाकी टेबल तो है ही। ग्रीन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का नाम कौन कौन से, मान लो वीट पे, राइस, किस पे उसका फोकस था, क्या उसके अंदर फीचर्स और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, फर्टिलाइजर, ये कौन से एरिया में था, क्या इम्पैक्ट हुआ, ऐसे आपको करना था इस चीज का। टेबुलर या वैसे भी कर सकते थे। और इन इन जगह के आप मैप दिखाए थे, इन इन एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोमिनेंट था। फिर व्हाइट रेवोल्यूशन में गुजरात का एरिया और दिखाए थे थोड़ा उस तरीके से, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन और क्या उसका इम्पैक्ट था और क्या उसके फीचर्स थे। ऐसे येलो, ऑयल सीड के लिए था, कब लॉन्च हुआ, क्या किन किन क्रॉप्स के लिए था, इस तरीके से। ब्लू, ये सारे रेवोल्यूशन आपको दिखाने थे। फिर इनकी ओवरऑल बताना था कैसे ये रिवोल्यूशन पॉवर्टी एलिवेशन में और फूड सिक्योरिटी में इंश्योर करेंगे। तो अगेन प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिफिकेशन, है ना, क्लाइमेट रेजिलियंस, इनकम, वो सब बातें आपकी होंगी। हॉर्टिकल्चर भी था इसके अंदर, वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंदर जो आपने लिखे थे वो सारी बातें लिखी थी इसके अंदर। एनहेंस फूड प्रोडक्शन, सेल्फ सफिशिएंसी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है इससे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई। डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क रिडक्शन, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अलग अलग हुई क्योंकि एग, मिलेट सब चीजें हुई ना, डेयरी। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, वही एक्सपोर्ट बढ़ा अपना। वुमेन एम्पावरमेंट हुई।
चैलेंजेस क्या है, रीजनल इम्बैलेंस, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ ही एरिया में आपका लिमिटेड था। एनवायरमेंटल कंसर्न, ठीक है, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस स्टिल फेस प्रोडक्शन गैप, अभी उनमें कमियां हैं, हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज वनरेबिलिटी थ्रेटन्स प्रोडक्शन, ये भी चैलेंज है, हम कुछ करना चाहते हैं नया तो क्लाइमेट चेंज के कारण कई बार क्रॉप फेलियर हो जाती है। फिर करना क्या है, ये सब आपको बताइए, प्रमोट रेनबो रिवोल्यूशन या फिर एवरग्रीन रेवोल्यूशन या फिर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब चीज कर रहा है। इन्वेस्ट इन क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथन स्कीम्स लाइक, ये सब कर देना। एक मैंने और बता दिया आपको, प्रधान प्राइम मिनिस्टर धन धन्य, ठीक है, कृषि, focus on eastern India and rain-fed regions like, ठीक है, bringing green revolution in eastern India, and hence women-centric intervention in livestock and horticulture sector। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट टेस्ट करेंगे, टेस्ट नंबर 9 कल। गौरव, कनिष्क, यस सर। ये अ, अभी